ओके, सो लेक्चर नंबर 6 BNB नोट्स हैं एंडोक्राइनोलॉजी। तो आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़। ठीक है, सबसे पहले तो डायबिटीज़ क्या होता है? तो इट इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर ऑफ एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसमें मैं इस लेक्चर में मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2, HHS, DKA, ये सारे मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो काइंडली इस लेक्चर को एंड तक देखें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो डायबिटीज़ इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर ऑफ एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब भी आपके साथ ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है, और एक क्रॉनिक डिसऑर्डर होगा, इट लीड्स टू डायबिटीज़। ये कॉज होता है बाय इनसफिशेंट इंसुलिन। तो इंसुलिन के बारे में आप जान लो कि पैंक्रियास एक ऑर्गन है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। उसमें अल्फ़ा सेल्स ग्लूकागॉन रिलीज़ करता है, बीटा सेल आपके साथ इंसुलिन रिलीज़ करता है। तो ये इंसुलिन जो है आपके साथ अगर इनसफिशेंट होगा तो ये क्या करेगा? इंसुलिन का नॉर्मल काम ये है कि ये ब्लड से ग्लूकोज ले जाता है और मसल्स और फैट्स और टिश्यूज़ में ये ले जाता है। ठीक है, तो ये अगर इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाएगा तो इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज आपके साथ एलिवेट हो जाएगा। तो इसमें आपको इनसफिशेंट रिस्पॉन्स मिलेगा टू इंसुलिन। ठीक है, आइदर आपके साथ इनसफिशेंट इंसुलिन होगा और आइदर ये आपके साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंट किसे कहते हैं? कि जो मसल्स हैं या टिश्यूज़ है वो आपके साथ इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। ठीक है, वो इंसुलिन अपटेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मसल्स और फैट्स या एडिपोज टिश्यूज़ जो है वहाँ पे इंसुलिन है लेकिन ये इसको ले नहीं सकते अपने अंदर, ये इसको डाल नहीं सकते। दैट इज़ कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इनसफिशेंट इंसुलिन का मतलब है कि इंसुलिन आपके साथ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा या कोई और मसला है। तो इसमें आपके साथ ऑफनली एसिम्टोमेटिक होता है पेशेंट। इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। और इसमें आपको नो सिम्टम्स मिलेंगे अनटिल पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए। तो बेसिस फॉर स्क्रीनिंग। अच्छा, क्लासिक हाइपरग्लाइसीमिया सिम्टम्स में आपको क्या मिलेंगे? तो इसमें आपको पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, ये दोनों क्लासिकल हाइपरग्लाइसीमिक सिम्टम्स हैं जो आपको डायबिटीज़ में मिलेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी मिल सकते हैं, डायबिटीज़ इंसिपाइडस में भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो पोलीयूरिया किसे कहते हैं? कि जब ऑस्मोटिक डायूरेसिस होती है फ्रॉम ग्लूकोज। और पोलीडिप्सिया एक्चुअली आप याद रखो कि पोलीडिप्सिया इज़ एक्सेसिव थर्स्ट एंड पोलीयूरिया इज़ एक्सेसिव यूरिनेशन। डायबिटीज़ मेलाइटिस और इंसिपाइटिस दोनों में डायबिटीज़ है। ठीक है, लेकिन ये जो मेलाइटिस है इसका मतलब है स्वीट। ठीक है, तो इट इज़ अ कॉमन डिसऑर्डर ऑफ ब्लड ग्लूकोज जहाँ पे आपको ये यूरिन जो है ये आपको स्वीट मिलेगा। और इंसिपिडिस का मतलब है विच लैक्स फ्लेवर। तो ये रेयर डिसऑर्डर है, इसमें आपको लो एडीएच की एक्टिविटी मिलेगी और ये दोनों डायबिटीज़ आपके साथ पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया कॉज करवा सकते हैं। ठीक है, बोथ इन दोनों का मैकेनिज़्म कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो डायबिटीज़ है उसके सिम्टम्स को आपने देखना है। सिम्टम्स होंगे, एक पेशेंट को सिम्टम्स होंगे, उसके साथ उसका एलिवेटेड ग्लूकोज होगा, तो ये आपको डायबिटीज़ कंफर्म करवाता है। अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है तो उसमें आपने फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स देखने हैं। ठीक है, अच्छा, ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। अगर एक पेशेंट का फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज आप देखते हो 100 से वो कम है या 100 है तो दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है, 100 पे प्री डायबिटीज़ भी हो सकता है लेकिन 100 से कम है दैट इज़ नॉर्मल। 100 टू 125 है, इस स्टेट को हम कहते हैं प्री डायबिटिक स्टेट। और अगर मोर देन और इक्वल टू 126 हो तो ये आपके साथ फास्टिंग लेवल, फास्टिंग ग्लूकोज जो है इक्वल टू या मोर देन 126 हो, दिस टेल्स यू दैट द पेशेंट इज़ हैविंग डायबिटीज़। अच्छा, कंफर्मेटरी टेस्ट हम जो डायबिटीज़ के लिए करते हैं, हम देखते हैं HbA1c। ठीक है, हेमोग्लोबिन A1c हम देखते हैं। तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इसमें ग्लाइकेट हो जाता है
और ग्लूकोज आपके साथ कंबाइन होता है अल्फ़ा और बीटा चेन्स के साथ। सब फ्रैक्शंस HbA1c यूज्ड इन डायबिटीज़, नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन इसमें होती है ऑफ बीटा चेन्स और ऑकर्स एट अमाइनो टर्मिनल वैलीन्स। तो इसमें बस आप मेनली ये बात याद रखो कि जो हम HbA1c है इसको हम डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं इन डायबिटीज़। तो HbA1c का नॉर्मल वैल्यू अगर ये 5.7% से कम है, दिस इज़ नॉर्मल। अगर प्री डायबिटिक हो तो ये 6.4 तक होगा। 5.7 टू 6.4 इंडिकेट्स प्री डायबिटिक स्टेट। और अगर 6.5 के इक्वल है या आपके साथ 6.5 से ज़्यादा वैल्यू है, दिस टेल्स यू दैट द पर्सन इज़ हैविंग डायबिटीज़। तो ये आपके साथ रिफ्लेक्ट करता है HbA1c एवरेज ग्लूकोज ओवर द पास्ट 3 मंथ्स। क्यों करता है एवरेज ग्लूकोज को पास्ट 3 मंथ्स? क्योंकि आरबीसी का जो लाइफ साइकिल है वो 3 मंथ्स तक होता है, ठीक है। आरबीसी ब्रेक डाउन इन 3 मंथ्स, ठीक है। तो इसमें दैट्स वाई इट रिफ्लेक्ट्स एवरेज ग्लूकोज ओवर द पास्ट 3 मंथ्स। अच्छा, ये आपके साथ सम टाइम यूज़ फॉर डायग्नोसिस होता है और मॉनिटरिंग थेरेपी के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर वैल्यू हायर वैल्यू है, 6.5 है या उससे ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वर्स कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर है। तो होपफुली थोड़ा सा आइडिया अबाउट HbA1c आपको हुआ होगा। इसके बाद हम एक और टेस्ट भी करते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें पेशेंट को एक ओरल ग्लूकोज लोड दिया जाता है जिसमें बहुत सा ग्लूकोज होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से प्लाज्मा ग्लूकोज जो है मेजर आप करते हो 1 to 3 आवर्स लेटर। जब आपने पेशेंट को ओरल ग्लूकोज दिया उसके बाद आपने उसका प्लाज्मा मेजर किया 1 to 3 आवर्स लेटर। अगर आपके साथ हाई ग्लूकोज आ गया इसका मतलब है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है। तो ये हम ऑफनली जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसे कहते हैं, तो उसकी स्क्रीनिंग के लिए हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। इसमें सम इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है, कुछ अमाउंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके साथ नॉर्मल होती है प्रेगनेंसी में। नीड टू स्टडी रिस्पॉन्स टू ग्लूकोज लोड फॉर डायग्नोसिस। आपने क्या करना है कि यू हैव टू स्टडी द रिस्पॉन्स टू ग्लूकोज लोड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस। तो आपने याद रखना है कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में ये हम यूजुअली करते हैं फॉर गेस्टेशनल डायबिटीज़। तो ये आप याद रखो कि दिस इज़ यूजुअली डन फॉर गेस्टेशनल डायबिटीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है अभी इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। जो आपके साथ टाइप 2 डायबिटीज़ है वो आपके साथ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। जो टाइप 1 है वो आपके साथ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसमें टी सेल जो होते हैं वो आते हैं और वो आपके साथ बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है आइलेट्स की और इसमें आपको लिम्फोसाइट्स नज़र आएंगे विद इन द आइल्स, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंसुलाइटस। और इसमें यू विल फाइंड डिक्रीज नंबर ऑफ बीटा सेल्स और द इम्पॉर्टेंट फीचर है कि आपके साथ इंसुलिन लॉस हो जाएगा। इंसुलिन लॉस हो जाएगा और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने एक और जो याद रखनी है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें लॉस ऑफ इंसुलिन होता है, लिम्फोसाइट्स आपको बायोप्सी पे मिलेंगे, इन्फ्लेमेशन हुई होगी आइलिट्स की और डिक्रीज नंबर ऑफ बीटा सेल्स आपके साथ मिलेंगे। इसका एक इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन है HLA-DR3 के साथ और HLA-DR4 के साथ। और ऑटो एंटीबॉडीज़ जो है इसमें आपको नज़र आएंगी। इसमें आपको आइसलेट सेल एंटीबॉडीज़ और इंसुलिन एंटीबॉडीज़, ये दोनों एंटीबॉडीज़ आपको मिलेंगी। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है वो आपके साथ चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, ठीक है। चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी
पीक एज जो है 4 to 6 ईयर्स में होता है, और सेकंड पीक जो आता है वो 10 to 14 ईयर्स ऑफ एज में आता है। दूसरी बात आपने याद रखनी है, टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ DKA एसोसिएटेड होता है, और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसके साथ HHS, हाइपर ग्लाइसीमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट, वो टाइप 2 के साथ एसोसिएटेड होता है। जो DKA है वो टाइप 1 के साथ होता है। DKA आपको ये टाइप 1 आपको चाइल्डहुड में मिलता है, टाइप 2 आपको एडल्ट्स में मिलता है। इसका फर्स्ट पीक 4 to 6 ईयर्स में होगा, सेकंड पीक इसका 10 to 14 ईयर्स में होता है। और इसमें आपको सिम्टमेटिक हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स मिलेंगे, जिसमें पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, एक्सेसिव यूरिन, एक्सेसिव थर्स्ट होगा, और आपको ग्लूकोज यूरिया भी मिलेगी, ग्लूकोज भी आपको यूरिन में मिलेगी। तो आपने इसको किस तरह ट्रीट करना है, यू हैव टू गिव इंसुलिन इन टाइप 1 डायबिटीज़। अच्छा, मैंने आपको कहा DKA जो है ये टाइप 1 के साथ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होती है। दिस इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, और ये आपको कॉमन इनिशियल प्रेजेंटेशन है टाइप 1 की। ठीक है, इसमें प्रिसिपिटेटेड बाय इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा एंड कैन ऑकर व्हेन टाइप 1 डायबिटीज़ स्किप्स इंसुलिन थेरेपी। अगर एक पेशेंट है, अगर एक बच्चा है, उसने इंसुलिन का एक डोज़ मिस किया या फ्यू डोज़ उसने मिस किए, उसने स्किप कर ली थेरेपी को, तो उसकी वजह से उसको DKA हो सकता है। ये इन्फेक्शन और ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, और टाइप 1 में आपके साथ सबसे कॉमन होता है। तो DKA के बारे में ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक टेबल है। ठीक है, अगर एक पेशेंट में इंसुलिन कम हो जाए, या उसमें ग्लूकागॉन ज़्यादा हो जाए, या एपिनेफ्रीन ज़्यादा हो जाए, इंसुलिन कम और ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रीन ज़्यादा हो जाए, तो ये आपके साथ क्या करेगा, दिस विल इंक्रीज़ द ग्लूकोज, और दिस विल इंक्रीज़ द लाइपोलाइसिस। ठीक है, जो लिपिड ब्रेकडाउन है उसको ज़्यादा कर देगा, ग्लूकोज को ज़्यादा कर देगा। ये ग्लूकोज आपके साथ पोलीयूरिया कॉज करवाता है। जब पोलीयूरिया बहुत ज़्यादा यूरिन बहुत ज़्यादा फ्लूइड यूरिन में लॉस हो जाए, तो उसकी वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकती है। अच्छा, दूसरा काम इसका क्या है कि ग्लूकोज और लिपिड्स ब्रेकडाउन ज़्यादा करता है, तो आपको यूरिन में कीटोन्स मिलते हैं, और यूरिन में आपको ग्लूकोज मिलता है। सेकेंडली, इसकी वजह से कीटोन बॉडीज़ भी या कीटोन्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक फ्रूटी ब्रेथ मिलता है। ये कीटोन्स जब ज़्यादा हो जाएं, तो इट लीड्स टू एसिडोसिस, और उस एसिडोसिस की वजह से फॉस्फेट कम हो जाता है, और आपके साथ प्लाज्मा पोटेशियम जो है वो आपके साथ इंक्रीज़ होता है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर ये है कि ये आपके साथ जीआई की मोटेलिटी को डिक्रीज़ करवाएगा। ये एपिनेफ्रीन डायरेक्टली जीआई की मोटेलिटी को भी डिक्रीज़ करता है, और इस स्टेप्स के थ्रू एसिडोसिस कॉज करवाता है, उससे भी जीआई की मोटेलिटी डिक्रीज़ होती है। तो पेशेंट विल एक्सपीरियंस एब्डोमिनल पेन, नोज़िया एंड वॉमिटिंग। जो DKA है उसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होगा, नोज़िया और वॉमिटिंग, पेशेंट विल हैव डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ, पोलीयूरिया हुई, जिसकी वजह से इट कॉजेज डिहाइड्रेशन, इट विल कॉज हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरकेलीमिया। हाइपरकेलीमिया मैंने आपको कहा कि प्लाज्मा पोटेशियम लेवल ये इंक्रीज़ करवा देता है, तो इट विल कॉज हाइपरकेलीमिया। पोलीयूरिया कॉज करवाता है, तो इट विल कॉज डिहाइड्रेशन। कीटोन्स की वजह से इट कॉजेज़ फ्रूटी ब्रेथ। एलिवेटेड प्लाज्मा और यूरिन कीटोन्स होते हैं, और ग्लूकोज आपको यूरिन में मिलता है। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ीचर है, ग्लूकोज यूरिया जिसे कहते हैं। इसमें आपको एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलती है, और एक ब्रीदिंग पैटर्न है जिसे हमको स्मॉल ब्रीदिंग कहते हैं। इसमें डीप ब्रीथिंग होती है और लेबर्ड ब्रीथिंग होती है। पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन होगी टू ब्लो ऑफ CO2 एंड रेज द pH। तो वो हाइपर वेंटिलेशन करेगा कि जितना भी CO2 है उसको वो बाहर निकाल दे, और pH को वो इंक्रीज़ कर दे। और एसीटोन की वजह से या कीटोन्स की वजह से आपको फ्रूटी स्मेल ऑफ द ब्रेथ मिलता है। फिर इसके बाद जो है DKA
में आपको लो इंसुलिन और हाई एपिनेफ्रीन मिलेगा, ठीक है। ये हमने उसी डायग्राम में पढ़ा। लो इंसुलिन होता है, हाई एपिनेफ्रीन होता है। ये आप देख लें, यहाँ पे लो इंसुलिन है, हाई एपिनेफ्रीन है, तो इसकी वजह से हाई फैटी एसिड की यूटिलाइजेशन हो जाती है। तो हाई फैटी एसिड की यूटिलाइजेशन जब हो जाए तो ऑक्जेलो एसीटेट आपके साथ डिप्लीट हो जाता है और वो टीसीए साइकिल को स्टॉल करता है, और उसकी वजह से आपके साथ एसिटाइल को एंजाइम ए इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से इट प्रोड्यूसेस कीटोन्स। तो ये इसका पाथवे है। जो फैटी एसिड है ये आपके साथ एनएडीएच में भी कन्वर्ट होता है और एसिटाइल को एंजाइम ए में भी कन्वर्ट होता है। मेलेट आपके साथ ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है। ये ऑक्जेलो एसीटेट इस एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ कंबाइन होके आपके साथ सिट्रेट बनाएगा, और इस एसिटाइल को एंजाइम ए से आपके साथ कीटोन्स भी बनते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, फॉस्फेट जो है उसमें आपके साथ होता है रिस्क ऑफ हाइपोफॉस्फेटीमिया। ऐसी ये आपके साथ डीकेए की बात कर रहे हैं कि डीकेए में आपको हाइपोफॉस्फेटीमिया मिलेगी, वहाँ पे आपको एसिडोसिस मिलेगी। ये हमने पढ़ लिया कि डीकेए में आपको एसिडोसिस मिलती है, हमने यहाँ पे पढ़ लिया। तो एसिडोसिस में क्या होता है कि जो पोटाशियम होता है वो शिफ्ट कर जाता है इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा तो उसकी वजह से फॉस्फेट आपके साथ यूरिन में चला जाता है, जिसे हम फॉस्फेटूरिया कहते हैं, एंड इट इज़ फॉस्फेटूरिया इज कॉज्ड बाय ऑस्मोटिक डायूरेसिस। तो एसिडोसिस में फॉस्फेट आपके साथ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाता है। फॉस्फेटूरिया कॉज्ड बाय फॉस्फेट इन यूरिन इज कॉज्ड बाय ऑस्मोटिक डायूरेसिस। लॉस ऑफ एटीपी, इसमें डीकेए में आपको लॉस ऑफ एटीपी मिलता है, जिसकी जो आपके साथ लीड करता है इनटू मसल वीकनेस। मसल वीकनेस होती है ऑफ द स्पेशली ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो उसकी वजह से पेशेंट को रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है। अगर हार्ट फेलियर, हार्ट के मसल्स आपके साथ वीक हो जाए या वहाँ पे आपके साथ एटीपी लॉस हो जाए तो इट लीड्स टू हार्ट फेलियर, जिसमें आपको डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी मिलती है। डीकेए में जो है ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इट कैन प्रेजेंट विद एरिथमियाज, और ये एरिथमियाज एमसीक्यू में पूछते हैं कि ये एरिथमिया क्यों होती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ हाइपरकेलीमिया। तो हाइपरकेलीमिया कॉजेज एरिथमिया इन डीकेए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सेरेब्रल एडेमा इसका एक टिपिकल फीचर है। जो ब्रेन है उसमें एडेमा कॉज करवाता है डीकेए की वजह से, ब्रेन में सेरेब्रल एडेमा आपको मिलेगी। मैकेनिज़्म पुअरली अंडरस्टूड है इसका, और कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन विद डीकेए। तो ये कॉमन कॉज है ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन विद डीकेए। म्यूकोरमाइकोसिस भी आपके साथ डीकेए के साथ एसोसिएटेड होता है, और ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है विच इज़ कॉज्ड बाय राइजोपस या म्यूकोर स्पीशीज़। ये दोनों आपके साथ म्यूकोरमाइकोसिस करवाते हैं। ये आपके साथ स्टार्ट होता है इन द साइनसेस और फिर आपके साथ एडजेसेंट स्ट्रक्चर में स्प्रेड होता है। पर्सन जो पेशेंट है थ्राइव्स इन हाई ग्लूकोज, उसमें हाई ग्लूकोज नहीं होगा, कीटो एसिडोसिस कंडीशंस होंगे, और कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीकेए जो है तो उसमें पेशेंट को फीवर, हेडेक और आई पेन। क्लासिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीकेए जो है फीवर, हेडेक, आई पेन, ये चीज़ें हो सकती है। तो पेशेंट थ्राइव्स इन हाई ग्लूकोज कीटो एसिडोसिस कंडीशन। जो म्यूकोरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन है राइजोपस और म्यूकोर से होता है, साइनसिस में स्टार्ट हो जाता है, फिर एडजेसेंट स्ट्रक्चर में चला जाता है, और उसकी वजह से थ्राइव इन हाई ग्लूकोज कीटो एसिडोसिस कंडीशंस होती है। और इसके कॉम्प्लिकेशन के सिम्टम्स जो है इट इंक्लूड्स फीवर, हेडेक एंड आई पेन। तो इसकी ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इंसुलिन देना है। ये इंसुलिन क्या करेगा, ये आपके साथ ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करवाएगा, और जो पोटाशियम है उसको ये शिफ्ट करवा देता है इनटू द सेल।
फिर उसके बाद हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स देते हैं। ये आईवी फ्लूइड्स हम क्यों देते हैं? क्योंकि पेशेंट को पोलीडिप्सिया पोलीयूरिया है, पोलीयूरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हुई होती है। तो उस डिहाइड्रेशन को हमने क्या करना है, उसको हमने ट्रीट करना है बाय गिविंग द आईवी फ्लूइड्स। और इंसुलिन आपके साथ जो है, ब्लड ग्लूकोज आपके साथ बहुत ज़्यादा होता है तो इंसुलिन आप देते हो, ये आपके साथ ब्लड से ग्लूकोज निकलता है और उसको सेल्स के अंदर शिफ्ट करवा देता है। तो वी गिव इंसुलिन एंड वी गिव आईवी फ्लूइड्स इन डीकेए। दूसरी बात यह है कि आपने केयरफुल मॉनिटरिंग करनी है पोटेशियम की, और आपने केयरफुल मॉनिटरिंग करनी है ग्लूकोज की। तो पोटेशियम की आपने केयरफुल मॉनिटरिंग करनी है। टोटल बॉडी पोटेशियम इज़ लो, इसमें टोटल बॉडी पोटेशियम आपके साथ लो होता है डिस्पाइट पेशेंट को हाइपरकेलीमिया हो। हाइपरकेलीमिया जो है आपके साथ लाइक सेल्स में आपके साथ पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन ओवरऑल जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वहाँ पे आपके साथ पोटेशियम लो होता है। तो आप क्या करते हो कि इंसुलिन शिफ्ट कर देता है, इंसुलिन शिफ्ट्स इनटू द सेल, इंसुलिन शिफ्ट सेल्स के अंदर चला जाता है और उसकी वजह से वो वहाँ जो पोटेशियम है उसको बाहर निकाल के वहाँ पे हाइपोकेलीमिया कॉज करवाता है। तो आपने क्या करना है, केयरफुल मॉनिटरिंग करनी है पोटेशियम की, यूजुअली नीड टू एडमिनिस्टर पोटेशियम। और आपने केयरफुल मॉनिटरिंग करनी है ग्लूकोज की, कंटिन्यू इंसुलिन अंटिल एसिडोसिस रिजॉल्व्स, ऑफन ऐड ग्लूकोज वाइल इंसुलिन इन्फ्यूजन कंटिन्यूज। तो पेशेंट के ग्लूकोज को भी आपने देखना है कि इसमें तो डीकेए में ग्लूकोज यूरिया होती है, अगर सिवियर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लॉस हो जाए तो इट कैन कॉज मैनी डेंजरस सिम्टम्स। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि उसके लिए आपने ग्लूकोज को भी मॉनिटर करना है ताकि बहुत एक्सेसिव ग्लूकोज यूरिया ना हो। तो यू कैन ऑल्सो ऐड पोटाशियम या ग्लूकोज जो ड्रिप लगे हैं पेशेंट को, उसमें आप इन दोनों चीज़ों को फिर ऐड भी कर सकते हो अगर इन दोनों की वैल्यूज़ काफ़ी आपके साथ कम हो जाए। अच्छा, अभी हम पढ़ते हैं अबाउट टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 1 जो था वो ऑटो इम्यून था, उसमें लॉस ऑफ इंसुलिन हो रही थी, ठीक है। टाइप 2 उस तरह नहीं है, इसमें आपको इंसुलिन की रेजिस्टेंस मिलती है। तो रेजिस्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात हो जाए, ये जो मसल्स हैं, एडिपोज टिश्यूज़ हैं, लिवर्स हैं, वहाँ पे इंसुलिन होगा लेकिन ये जो है इंसुलिन अपटेक नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये आपको टाइप 2 डायबिटीज़ में मिलता है। इसमें रिड्यूस रिस्पॉन्स होता है टू इंसुलिन, जिसकी वजह से पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप करता है। पैंक्रियास इनिशियली क्या करता है कि इसमें आपको इंसुलिन को इनिशियली ये इंक्रीज़ कर देता है, लेकिन लेटर ऑन जब पैंक्रियास फेल हो जाता है तो इंसुलिन का लेवल जो है आपके साथ कम हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में मोस्ट कॉमन फॉर्म है ये डायबिटीज़ की, ये आपको एडल्ट में मिलता है, वो दूसरा बच्चों में मिल रहा था। इसका एसोसिएशन है विद एचएचएस, और टाइप 1 का एसोसिएशन था विद डीकेए। प्रेवलेंस इसकी आजकल बहुत ज़्यादा राइजिंग है और ऑल्सो बिकमिंग मोर कॉमन अमंग चिल्ड्रन। तो ये आजकल चिल्ड्रंस में भी आपके साथ हो रहा है। मेजर रिस्क फैक्टर इसका क्या है? ओबेसिटी है। ओबेसिटी में भी आपने देखनी है कि कौन से टाइप की ओबेसिटी है, सेंट्रल ओबेसिटी या एब्डोमिनल ओबेसिटी। अगर एक पेशेंट को हो तो उसमें ग्रेटर रिस्क होता है टू डेवलप टाइप 2 डायबिटीज़। फिर इसमें आपने देखना है कि इंट्रा एब्डोमिनल फैट ज़्यादा है या सबक्यूटेनियस फैट ज़्यादा है। इंट्रा एब्डोमिनल जिसे हम विसरल फैट कहते हैं, तो अगर विसरल फैट आपके साथ ज़्यादा हो, इट इज़ अ हाई रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज़, क्योंकि विसरल फैट ब्रेकडाउन जो है इट इज़ लेस इनहिबिटेड बाय इंसुलिन। तो इट विल कॉज मोर लाइपोलाइसिस, आपके साथ फ्री फैटी एसिड्स ज़्यादा हो जाएंगे और उसकी वजह से डिक्रीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल हो जाता है। दूसरी बात है एप्पल शेप इज वर्स देन पियर शेप।
तो एप्पल शेप और पियर शेप ओबेसिटी की बात कर रहे हैं। एप्पल इस तरह राउंड होता है और पियर जो है इस तरह आपके साथ उसका नीचे पोर्शन उसका राउंड होता है। तो पियर शेप ओबेसिटी अगर हो, ठीक है, तो उसमें सिर्फ नीचे ओबेसिटी होती है। एप्पल शेप में ओवरऑल इर्द गिर्द आपके साथ जो है ओबेसिटी होती है। तो एप्पल शेप आपके साथ वर्स है देन पियर शेप। एप्पल शेप ड्यू टू इंक्रीज विसरल एडिपोज टिश्यूज होता है और मोर सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यूज जो है आपके साथ पियर शेप में होते हैं। वेट लॉस जो है ये आपके साथ ग्लूकोज लेवल को इम्प्रूव करवाता है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसका मेजर रिस्क फैक्टर तो हमने ये पढ़ लिया। दूसरी बात इसका रिस्क फैक्टर है कि फैमिली हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट होती है टाइप 2 में। अगर फैमिली में टाइप 2 डायबिटीज़ रन कर रहा है तो देयर इज़ अ ग्रेटर रिस्क कि जो बच्चे हैं उनमें भी टाइप 2 डायबिटीज़ आ सके। ठीक है, तो इसका स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट जो है that is family history, it is more than type 1. Any first degree relative with type 2 diabetes उसमें आपके साथ risk of developing type 2 diabetes is 2 to 3 times उसमें रिस्क हो सकता है अगर पेरेंट्स में या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी को डायबिटीज़ हो। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस मैकेनिज़्म है। टाइप 2 डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, रीज़न फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है इट इज़ नॉट नोन। मैनी डेटा आपको बताती है कि इंसुलिन रिसेप्टर्स में एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, दैट्स वाई यू विल फाइंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। फैटी एसिड में एक्टिवेट सीरीन थ्रियोनिन काइनेज। जो फैटी एसिड होते हैं वो आपके साथ सीरीन और थ्रियोनिन काइनेज को एक्टिवेट करते हैं। फॉस्फोराइलेट अमाइनो एसिड ऑन द बीटा चेन ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर और आपके साथ इनहिबिट करता है टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन को। अगर एक पेशेंट में टीएनएफ अल्फा इंक्रीज हो इट मे बी सिंथेसाइज्ड बाय द एडिपोसाइड्स और टीएनएफ अल्फा जो है इट कैन एक्टिवेट सीरीन थ्रियोनिन काइनेज। तो यहाँ पे बस मेनली आपने याद रखना है कि इंसुलिन रिसेप्टर में एबनॉर्मेलिटी होती है और फैटी एसिड जो है एक्टिवेट करता है सीरीन थ्रियोनिन काइनेज को। ठीक है, और ये आपके साथ जो है फॉस्फोराइलेट अमाइनो एसिड ऑन बीटा चेन इनहिबिट कर देते हैं टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन को और दैट्स वाई इट डेवलप्स इंसुलिन रेजिस्टेंस। हिस्टोलॉजी पे जो है आपको एमाइलॉइड नज़र आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद होना चाहिए कि टाइप 2 डायबिटीज़ के हिस्टोलॉजी में यू विल फाइंड एमाइलॉइड इन द पैंक्रियाटिक आइलेट्स। एमाइलिन जो है पेप्टाइड ये आपके साथ बीटा सेल्स नॉर्मली एमाइलिन प्रोड्यूस करते हैं जिनका फंक्शन इज़ नॉट नोन। ये आपके साथ पैकेज हो जाते हैं एंड देन सिक्रीटेड विद इंसुलिन। प्रोमलिनटाइड जो है प्रेमलिनटाइड एमाइलिन एनालॉग है जो हम डायबिटिक ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो ये एमाइलिन जो है एक्यूमुलेट्स इन द आइलेट्स इन पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज़। तो ये एमाइलिन या एमाइलॉइड आपके साथ एक्यूमुलेट होता है इन द आइलेट्स इन द पेशेंट हु हैज़ टाइप 2 डायबिटीज़। फिर इसका एक ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है जिसे हम कहते हैं HHS हाइपरग्लाइसीमिक हाइपर ऑस्मोलर सिंड्रोम। ये आपके साथ टाइप 2 डायबिटीज़ में मोस्ट कॉमन होता है। हाई ग्लूकोज की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायूरेसिस होगी जिसकी वजह से यू विल फाइंड मार्कली एलिवेटेड ग्लूकोज। ग्लूकोज आपके साथ बहुत ज़्यादा होता है HHS में, यूजुअली मोर देन 1000। पेशेंट को सिवियर डिहाइड्रेशन होगी और ये आपके साथ DKA से डिफरेंट होता है। यहाँ पे फ्यूअर और नो कीटोन बॉडीज़ होती हैं, यूजुअली नो एसिडोसिस, वेरी हाई सीरम ऑस्मोलैरिटी आपको मिलती है और CNS डिसफंक्शन आपको HHS में मिलेंगे। ये आपको यूजुअली DKA में नहीं मिलते। ठीक है, और DKA में यहाँ पे आपके साथ फ्यू और नो कीटोन बॉडीज़ होते हैं और यहाँ पे एसिडोसिस नहीं होती। ये एसिडोसिस और कीटोन बॉडीज़ आपको DKA में मिलते हैं लेकिन HHS में नहीं मिलते। CNS डिसफंक्शन भी HHS में होगा और DKA में नहीं होता, यूजुअली नहीं होता।
HHS जो है इसमें पेशेंट विल एक्सपीरियंस पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, डिहाइड्रेशन, मेंटल स्टेटस चेंजेस होंगे जिसमें कन्फ्यूजन और कॉमा आती है, और इसकी ट्रीटमेंट सिमिलर है टू DKA। आपने पेशेंट को इंसुलिन देना है और फिर आपने उसको IV फ्लूइड्स देने हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने जाननी है, दैट इज़ एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस ये ब्लैकनिंग ऑफ द स्किन होती है, हाइपर पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेड प्लेक्स बन जाते हैं ऑन द स्किन, उसे हम कहते हैं एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, जो आपको स्पेसिफिकली टाइप 2 डायबिटीज़ में मिलेंगे। इसमें इंटर ट्राइग्नस साइट्स पे ये होता है, ठीक है। ये हाइपर पिगमेंटेड प्लेक्स आपको स्किन फोल्ड्स पे मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेक है और एक्जिला है, इन दोनों जगह पे आपको ये हाइपर पिगमेंटेड प्लेक्स मिलेंगे। ये एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ एसोसिएटेड होता है और ये आपको ओबेसिटी और डायबिटीज़ में भी मिलता है। इसका रेयर एसोसिएशन होता है मेलिग्नेंसी के साथ, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा जो है उसके साथ भी ये आपके साथ एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस एसोसिएटेड होता है। अच्छा, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट विल डेवलप क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया। क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, उसमें कार्डियक डिजीज़ आते हैं, रीनल फेलियर आता है, न्यूरोपैथी आती है और ब्लाइंडनेस आती है, ठीक है। तो ये क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट में अगर एक पेशेंट हो, उसको कार्डियक, रीनल, न्यूरोपैथी, ब्लाइंडनेस जैसे सिम्टम्स आएंगे, और इसमें 2 की मैकेनिज़म्स होते हैं। नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन होता है और सॉर्बिटॉल एक्यूमुलेशन होता है। तो जो नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन है, इसमें ग्लूकोज ऐड होता है टू अमाइनो ग्रुप ऑन द प्रोटीन। इसमें नॉन एंजाइमेटिक है तो एंजाइम रिक्वायर्ड नहीं होगा। और ग्लाइकेशन क्या होती है, जब आप ग्लूकोज को अमाइनो एसिड के साथ ऐड करते हो ऑन द प्रोटीन, दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइकेशन। तो इसी नाम में पड़ा है ग्लूकोज एडेड टू द अमाइनो एसिड ऑन प्रोटीन, नो एंजाइम इज़ रिक्वायर्ड और ड्रिवन बाय हाई ग्लूकोज लेवल्स। ये आपके साथ क्या करता है, इट लीड्स टू क्रॉस लिंक्ड प्रोटीन और एडवांस ग्लाइकोसाइलेशन एंड प्रोडक्ट ये बनाता है जिसे हम एज कहते हैं, एज। तो ये आप याद रखें क्योंकि ये आगे आएगा। तो एडवांस ग्लाइकोसाइलेशन एंड प्रोडक्ट एजिस, जिसे हम एजिस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन में मिलेगा। एथीरोस्क्लेरोसिस जो है उसमें ये एडवांस्ड ग्लाइकोसाइलेशन एंड प्रोडक्ट जो है ये ट्रैप कर देता है LDL को इन द लार्ज वेसल, ठीक है। और जब ये एज आपके साथ LDL को ट्रैप करता है इन द लार्ज वेसल, इट कॉजेज एथीरोस्क्लेरोसिस विच कैन लीड टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसमें पेशेंट को एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के सिम्टम्स होंगे। पेशेंट को जो है इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि डायबिटिक मैक्रो एंजियोपैथी की हम बात कर रहे हैं। जो मेजर वेसल्स हैं उनमें आपके साथ मसला होगा तो उसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकता है। पेशेंट कैन डेवलप स्ट्रोक या ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। उसके अलावा पेशेंट कैन डेवलप पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ जिसमें आपके साथ क्लॉडिकेशंस आती है, आर्टीरियल अल्सर्स आते हैं, पुअर वाउंड हीलिंग और गैंग्रीन्स आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके साथ होता है डायबिटिक माइक्रो एंजियोपैथी। तो माइक्रो एंजियोपैथी में छोटे वेसल्स इन्वॉल्व होंगे। तो आपको मैंने कहा था कि जो आपके साथ एडवांस्ड एज जो था, इट डैमेजेस द ग्लोमेरुलस एंड आर्टीरियोल्स। ये स्मॉल वेसल्स को भी इन्फेक्ट करता है और उसकी वजह से इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, इट कैन लीड टू ESRD, ठीक है, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ या एंड स्टेज किडनी डिजीज़ इन मैनी डायबिटिक्स। तो ये किसकी वजह से होता है, ये ESRD, ये आपके साथ अगर ये एज डैमेज कर ले स्मॉल माइक्रो वेसल्स को लाइक ग्लोमेरुलस एंड आर्टीरियोल्स को, तो इट कैन कॉज एंड स्टेज रीनल डिजीज़। अभी आप ये देखें जो आपके साथ एज है उसके काम 3 चीज़ों पे है।
एक एफेरेंट आर्टीरियोल पे है, एफेरेंट पे, एक ईफेरेंट पे है, एक आपके साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन पे है, ठीक है। तो ये 3 फंक्शंस आपने याद रखने हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके। तो एजिस जो है, एजिस क्या करता है कि एजिस आपके साथ एफेरेंट आर्टीरियोल पे भी काम करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग कॉज करवाता है, और ईफेरेंट आर्टीरियोल पे भी काम करता है। एजिस अगर एफेरेंट आर्टीरियोल पे काम करेगा तो उसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, और ये रीनल ब्लड फ्लो जब कम हो जाता है इट कैन लीड टू ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, और इट कैन ऑल्सो लीड टू रीनल फेलियर। अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लग जाए तो वहाँ पे उसकी थिकनिंग कॉज करवाता है, जो डायरेक्टली आपके साथ ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस कॉज करवाता है। एंड इसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि इट विल कॉज ईएसआरडी या रीनल फेलियर। अगर ईफ्रंट आर्टीरियोल पे ये काम करता है तो वहाँ पे ये हाइपर फिल्ट्रेशन कॉज करवाता है, उसकी वजह से भी रीनल फेलियर होता है और एल्ब्यूमिनीरिया होती है। तो रीनल आर्टीरियोल्स में जो है हाइलीन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसमें आपको थिकनिंग ऑफ आर्टीरियोल्स मिलेगी, एंड ये आपको हाइपरटेंशन में भी मिलती है। तो ये आप एक पिक्चर देख सकते हो इसका, इसमें ये आपको ये डार्क पिंक जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ हाइलीन, ठीक है। तो ये हाइलीन इसमें आपको मिलता है। हाइलीन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होती है थिकनिंग ऑफ आर्टीरियोल, जो आपको हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड में इस तरह नज़र आएगा। ये आपको हाइपरटेंशन में भी नज़र आता है, एंड इट कैन रिजल्ट फ्रॉम एजेस, जहाँ पे आपको क्रॉस लिंकेज ऑफ कोलेजन मिलती है। ये कॉमनली ऑकर होती है इन किडनीज ऑफ डायबिटिक्स। तो ये पिक्चर आपको मिलती है इन द किडनीज ऑफ अ डायबिटिक पेशेंट। इट कैन इन्वॉल्व द एफरेंट एंड ईफरेंट आर्टीरियोल, जो अगर एफरेंट को इन्वॉल्व करेगा तो ये इस्कीमिया कॉज करवाता है, ठीक है। और अगर ईफरेंट को ये इन्वॉल्व करता है तो इट कॉजेज़ हाइपर फिल्ट्रेशन। अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट जो आपसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ सकते हैं, ये ईफरेंट आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो है ये आपके साथ रेयरली सीन होता है एक्सेप्ट इन डायबिटीज़। तो ये डायबिटीज़ के लिए बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है। ये ईफरेंट आर्टीरियोल आपके साथ और कहीं पे बिल्कुल रेयरली नज़र आएगा, लेकिन ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ डायबिटीज़ में नज़र आता है। अच्छा, प्रोटीनूरिया भी होती है पेशेंट में डायबिटीज़ में। एनुअल स्क्रीनिंग हम करते हैं फॉर एल्ब्यूमिन इन यूरिन, एल्ब्यूमिन को हम देखते हैं यूरिन में, तो वहाँ पे एविडेंस ऑफ प्रोटीन जो होगा ये आपके साथ इंडिकेट करेगा फॉर ACE इनहिबिटर्स। ACE जो है शोन टू रिड्यूस द प्रोग्रेशन ऑफ ESRD, potential mechanism is dilation of efferent arteriole और reduction in hyperfiltration। तो अगर एक पेशेंट को की स्क्रीनिंग की जाए और एल्ब्यूमिन इन यूरिन मिले, ठीक है, तो उस केस में आपने पेशेंट को डायरेक्ट ACE इनहिबिटर्स देने हैं। एजेस जो है ये आपके साथ डिफ्यूज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग कॉज करवाएंगे, विजिबल होती है ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इट कैन ऑल्सो लीड टू मेसेंजियल प्रोलिफ्रेशन इन ग्लोमेरुलाई, एंड इसका एंड रिजल्ट जो है इज़ ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग कॉज करवाएगा, इट इज़ विजिबल ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, मेसेंजियल प्रोलिफ्रेशन इन ग्लोमेरुलाई करवाएगा, और ये आपके साथ एंड रिजल्ट इन ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। अच्छा, अभी ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में 2 टाइप्स होते हैं, एक आपके साथ डिफ्यूज़ होता है, एक आपके साथ नोड्यूलर होता है। तो जो डिफ्यूज़ होता है उसमें आपको डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स मिलेगी, स्पेसिफिकली टाइप 4 कोलेजन की एक्यूमुलेशन आपको मिलेगी। डिफ्यूज़ ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलाई कैपिलरी लूप्स, ये आपके साथ डिफ्यूजली डिपोजिशन होती है ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलाई कैपिलरी लूप्स। इसमें आपको मेसेंजियल सेल की प्रोलिफरेशन नज़र आएगी, एंड ऑल्सो ऑकर्स विद एजिंग एंड हाइपरटेंशन। इफ़ सिवियर केसेस में
डिफ्यूज़ ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस आपके साथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज करवाता है। नोड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस जो है ये आपके साथ नोड्यूल्स फॉर्म इन पेरिफेरी ऑफ ग्लोमेरुलस इन द मेसेंजियम, और ये रेयरली ऑकर एक्सेप्ट इन डायबिटीज़। ये नोड्यूलर भी आपके साथ स्पेसिफिक होता है फॉर डायबिटीज़, आपने याद रखना है। तो नोड्यूल्स बनेंगे इन द पेरिफेरी ऑफ ग्लोमेरुलस इन द मेसेंजियम, एंड बोथ ऑफ दीज कंडीशंस जो है ये आपके साथ लीड करते हैं टू फाइब्रोसिस, स्कारिंग ऑफ द इंटायर किडनी। दूसरी बात, ये एक हॉलमार्क है आपके साथ नोड्यूलर स्क्लेरोसिस का, जिसे हम कहते हैं किमल स्टील विल्सन नोड्यूल। ये किमल स्टील विल्सन नोड्यूल जो है ये आपको नोड्यूलर स्क्लेरोसिस में मिलता है। और अगर इसकी बात की गई हो तो आपके माइंड में टाइप 2 डायबिटीज़ आना चाहिए। ये पैथोग्नोमिक है फॉर डायबिटिक किडनी इंजरी। अगर आपको किमलस्टीन विल्सन नोड्यूल्स मिले तो आपने सस्पेक्ट करना है कि पेशेंट को डायबिटिक किडनी डिजीज़ है। फिर सॉर्बिटॉल, ये दो पाथवेज़ के बारे में हमने स्टार्ट में पढ़ा था। दो पाथवेज़ थी, एक उसमें था सॉर्बिटॉल और एक उसमें था आपके साथ नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेशन। तो नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेशन के बारे में हमने पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे अबाउट सॉर्बिटॉल। तो सॉर्बिटॉल आपके साथ जो है उसकी एक्युमुलेशन होती है बाय अ पाथवे विच इज़ कॉल्ड पोल पोली पोलियोल पाथवे। ठीक है, इसमें ग्लूकोज आपके साथ सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट होता है और ये सॉर्बिटॉल आपके साथ फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, जो आपके साथ वो फर्दर साइकिल्स में जाता है, ग्लाइकोलिसिस और उन सब में ये जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज आपके साथ सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्डोज रिडक्टेज, और ये सॉर्बिटॉल जो है आपके साथ फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजिनेज में। ग्लूकोज टू सॉर्बिटॉल NADPH विल कन्वर्ट टू NADP प्लस, और सॉर्बिटॉल टू फ्रक्टोज आपके साथ NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH में। तो पाइलोल पाथवे जो है पोलियोल पाथवे जो है लिटिल एक्टिविटी एट फिजियोलॉजिकल ग्लूकोज लेवल, क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया होगी, उसकी वजह से पेशेंट में इंक्रीज सॉर्बिटॉल हो जाएगा। सॉर्बिटॉल जो है आपके साथ एक ऑस्मोटिक एजेंट है, तो ये क्या करता है, फ्लूइड को ड्रॉ इन कर देता है, और अंदर जब फ्लूइड आ जाता है तो इट कॉजेज ऑस्मोटिक डैमेज। ये आपके साथ लाइकली इन्वॉल्व इन मैनी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन, आपके साथ कैटरैक्ट करवाता है, न्यूरोपैथी करवाता है। सॉर्बिटॉल जो है इट एक्यूमुलेट्स इन द लेंस, तो ये आपके साथ लेंस में एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पे ये इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी करवाएगा और आपके साथ फ्लूइड को अपने साथ लेंस में ले आएगा। तो फ्लूइड को अगर लेंस में ले आता है उस कंडीशन को हम कैटरैक्ट कहते हैं, और उसमें फिर आपको ओपेसिफिकेशन ओवर टाइम मिलती है। दूसरा काम जो है विल कॉज सॉर्बिटॉल विल कॉज मुझे एक सेकंड दे आप। सॉर्बिटॉल कैन एक्यूमुलेट इन द श्वान सेल्स, ये आपके साथ माइलिनेटिंग सेल्स ऑफ पेरिफेरल नर्व कॉज करवाता है। एंड सॉर्बिटॉल जो है इट कॉजेज ऑस्मोटिक डैमेज विच लीड्स टू न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी जो है ये आपके साथ क्लासिकली कॉजेज स्टॉकिंग ग्लव सेंसरी लॉस, मोटर लॉस भी होता है लेकिन इसमें मेनली आपको सेंसरी लॉस मिलेगा। लॉन्गेस्ट एक्सॉन जो है इसमें अफेक्टेड होंगे, ऑफन फीट्स एंड लेग्स, वर्स होता है ये डिस्टली और बेटर होता है ये प्रॉक्सिमली। न्यूरोपैथी में आपको लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंस प्रोप्रियोसेप्शन मिलेगा, इम्पेयरमेंट ऑफ पेन लाइट टच टेम्परेचर, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी मिलती है, पोस्ट्रल हाइपोटेंशन और डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग। अच्छा, डायबिटिक फुट भी इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। इट कॉजेज न्यूरोपैथी प्लस इस्कीमिया विच कैन लीड टू अल्सर इन्फेक्शन, और आपने फिर उसके लिए एम्पुटेशन करनी है।
एक चीज़ आपने जो याद रखनी है कि डायबिटिक फुट में आपको वेट गैंग्रीन मिलती है, डायबिटीज़ में आपको ड्राई गैंग्रीन मिलता है। मेड वर्स बाय पुअर वाउंड हीलिंग फ्रॉम पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़, प्रिवेंशन के लिए आपने रेगुलर फुट की एग्जामिनेशन करनी है और अल्सर को आपने ट्रीट करना है, वाउंड मैनेजमेंट करनी है, एंटीबायोटिक भी दे सकते हो, सम टाइम आप हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चेंबर भी यूज़ कर सकते हो। जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है ये कॉज करती है ब्लाइंडनेस अमंग डायबिटीज़। मल्टीपल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिसमें कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग होती है और हाइलीन यू विल फाइंड हाइलीन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। पेरिसाइट आपको डिजेनरेट मिलेंगे, ठीक है। सेल्स दैट रैप कैपिलरीज उसको हम कहते हैं पेरिसाइट्स। तो ये पेरिसाइट्स, इन पेरिसाइट्स की डीजेनरेशन आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी में मिलती है और आपको एविडेंस ऑफ सॉर्बिटॉल एक्यूमुलेशन मिलेगी जो आपके साथ माइक्रो एनेरिज्म कॉज करवाएगा और रप्चर कैन लीड टू हेमोरेज। एनुअल स्क्रीनिंग फॉर प्रिवेंशन हम इसके लिए करते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी में माइक्रो एन्यूरिज्म्स और हेमोरेजेस आपको मिलेंगे लॉस ऑफ पेरिसाइट्स की वजह से। एक्सुडेट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। लीकेज प्रोटीन, लिपिड्स, कॉटन वूल स्पॉट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी में मिलती है। माइक्रो एन्यूरिज्म, हेमोरेजेस, लॉस ऑफ पेरिसाइट्स ये डायबिटिक रेटिनोपैथी में मिलेंगे। एक्सुडेट्स मिलेंगे, कॉटन वूल स्पॉट्स मिलेंगे, नर्व इन्फार्क्शंस, ऑक्लूजन ऑफ प्री कैपिलरी आर्टीरियोल्स आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी में मिलती है। वेसल प्रोलिफ्रेशन जो है, प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी जिसे हम कहते हैं, वो भी आपको मिलती है विच कॉजेज रेटिनल इस्कीमिया और उसकी वजह से न्यू वेसल्स की ग्रोथ होती है जिसे हम कहते हैं न्यू वेस्कुलराइजेशन। तो एज अ होल हम इसको समराइज़ करते हैं, जो नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेशन है ये एथीरोस्क्लेरोसिस कॉज करवाता है जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ और स्ट्रोक हो सकता है। ये आपके साथ डायबिटिक किडनी डिजीज़ कॉज करवा सकता है और रेटिनोपैथी। ये रेटिनोपैथी आप याद रखो कि नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन से भी होती है और सॉर्बिटॉल की एक्युमुलेशन से भी होती है। और सॉर्बिटॉल जो है आपके साथ कैटरैक्ट करवाएगा, न्यूरोपैथी करवाएगा, रेटिनोपैथी करवाएगा। ये स्ट्रोक वगैरह, पेरिफेरल या कैड वगैरह जो है, ये एथीरोस्क्लेरोसिस, नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन और डायबिटिक किडनी डिजीज़ भी इसमें आता है। तो फाइनल स्लाइड में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2। तो जो टाइप 1 है उसमें लॉस ऑफ इंसुलिन होगा, जो टाइप 2 है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको मिलेगी। टाइप 1 में इंसुलिन कम होगा, टाइप 2 में हायर देन लोअर, पहले ज़्यादा होता है फिर लो होता है। अभी तक ये बातें शायद आपके माइंड में बहुत सी बातें इसमें बैठ गई होंगी। टाइप 1 में आपको इंसुलाइटिस मिलेगा, जो लिम्फोसाइट आपको आईलिड्स में मिलते हैं उसे इंसुलाइटिस कहते हैं। टाइप 2 में आपको एमाइलॉइड मिलता है। टाइप 1 चिल्ड्रन में होता है, टाइप 2 एडल्ट्स में होता है। टाइप 1 का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कम होता है, टाइप 2 का स्ट्रॉन्ग होता है। एंड टाइप 1 विल lead to DKA and type 2 will lead to HHS. So hopefully this was enough for today. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो kindly do follow and do subscribe. Thanks for watching and inshallah see you in the next video.